कंसंट्रेशन जबरदस्त है भाई, जब से पैन खा रहा है बहुत कंसंट्रेशन हो रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा कि तुम क्या कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन भाई। एफिशिएंसी कम एनर्जी शेयर। आज तुम्हें एफिशिएंसी भी दे देता हूं और आज तुम्हें एनर्जी भी दे देता हूं, चलेगा? लेकिन देखो भाई, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर कुछ चाहिए तो बदलेगा, मुझे भी कुछ चाहिए। पहले तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, और एक वो भी अच्छी वाली। और जो जितनी बड़ी मुस्कुराहट देगा उसकी उतनी अच्छी रैंक आएगी। कभी कभी सुबह सुबह मेरे मुंह से निकली बात सच हो जाती है, अब देख लो तुम्हारी मर्जी है। तो जितनी बड़ी मुस्कुराहट देगा पूरे दांत दिखा के, उसकी उतनी अच्छी रैंक आएगी। कंपटीशन है ये, मेरी केमिस्ट्री में इसके अलावा ये कंपटीशन है। देखो हिमांशु तो ऐसा शर्म वाला है जैसे कोई प्रपोजल फोटोग्राफी करा रहा हो, किसी ने कैप्चर कर लिया तो भाई दांत क्या मंजन नहीं करता क्या, बहस नहीं करता क्या जो कर रहा है हिमांशु जी दांत दिखाने में। एनीवे यार, चलो बहुत प्यारे बच्चे हो, है ना? तो खुश रहो। अरे एक मिनट मैंने कैप्चर किया था, मनदीप दीदी तो कुछ नाश्ता वास्ता कर रही है, कैप्चर्ड। अरे करो करो करो, ऑनलाइन का ये फायदा है, रिलैक्स, इसलिए कोई टेंशन मत लो। और मुझे जो लग रहा है कि भाई कुछ अच्छा सा बना है तुम्हारे यहाँ नाश्ते में। अगर ये ऑफलाइन होता तो मैं भी तेरे टिफिन में से खा जाता, लेकिन अब क्या है कि ऑनलाइन होने की वजह से सिर्फ देख ही सकता हूँ, है ना? तो दूर से ही मनाना पड़ेगा कि भाई चलो कोई बात नहीं, जब तू आइडियन बन जाएगी ना तो फिर तेरे घर पे आके यही वाली डिश खाऊंगा फिर। ठीक है, चलो भाई। तो देखो अब आप समझ रहे हो कि मेरे को कितनी कंसंट्रेशन कितना बड़ा है ना। देखो छोटी सी चीज, इतने सारे बच्चों में से 470 बच्चों में से पकड़ लिया कि भाई कौन नाश्ता कर रहा है, कौन मुस्कुरा रहा है, कौन नहीं मुस्कुरा रहा है ना? वही कंसंट्रेशन के साथ अपने को काम करना है। तो बेटा सबसे पहली चीज तो ये है कि रिलैक्स होके पढ़ो। रीजन ये है कि अगर हम खुशी मन से कोई भी काम करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, और अगर हम डर के काम करेंगे ना तो हमारी एफिशिएंसी घटेगी। और हमेशा याद रखो, डर के आगे जीत है। हाँ, डर हटेगा तभी हम जीतेंगे। अब डर आप कहना सही है, डर हटे कैसे? इतने सारे जो राक्षस पीछे पड़े हुए हैं, इतनी सारी जो दिक्कतें आ रही है, पर डर हटे कैसे? लेकिन एक चीज बताओ, मैंने आपको पहले भी समझाया कि भाई देखो 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, लेकिन इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और होते हैं, एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी। अभी देखो एक नया खिलाड़ी आया है, वैभव सूर्यवंशी। भाई क्या खिलाड़ी है, क्रिकेट जो देखते हैं हर मैच में दांत करता हुआ आता है, चौके छक्के ज्यादा लगाता है और रुकता कम है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब बताओ उसने एक चीज पे कमांड किया है, सिर्फ एक चीज पे। बाकी भी तो लोग हैं, बाकी भी तो टीम है। पुराने दिग्गज विराट कोहली वगैरह उसके सामने खेल रहे हैं, पर विराट कोहली से भी आगे चला गया लड़का 15 साल का, तुम्हारी उम्र का तो लड़का ही है। तो पता है उसके एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है? उसको डर नहीं आउट होने का, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जो छक्का चौका लगाएगा इसका मतलब उसके मन में डर नहीं है बेटा। तो सबसे पहले तो तुम लोग एक काम करो, तुम मानो या मत मानो, तुम्हारी परेशानियों का हल तुम्हारे खुश रहने पर, तुम्हारे डर रहने से नहीं होगा। फिजिक्स का हल फिजिक्स में मिलेगा, केमिस्ट्री का हल केमिस्ट्री में मिलेगा, और मैथ्स का हल मैथ्स में मिलेगा। लेकिन अगर मन को खुश रखोगे तो तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो आज का पहला लेसन मेरी तरफ से स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बात कर रहा हूं मैं, जिसको तुम स्ट्रेस बोलते हो, टेंशन बोलते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे को ओवर थिंकिंग हो जाती है, डर लगने लगता है, डिमोटिवेट होने लगते हो। ये सारा कारण है तुम्हारा एक ही वजह से कि तुम स्ट्रेस लेते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है, रिमूव द स्ट्रेस। स्ट्रेस को रिमूव करो बेटा, है ना? तरीका मैं बताऊंगा स्ट्रेस को कैसे रिमूव करना है, लेकिन सबसे पहले तुम लोग स्ट्रेस को रिमूव करो। अच्छा एक चीज बताओ, स्ट्रेस लेने से क्या तुम्हारी जेईई की रैंक इंप्रूव हो सकती है? ईमानदारी से बता दो। अगर यही स्ट्रेस तुमने पेपर में ले ली तो पेपर बिगड़ेगा कि अच्छा जाएगा? बिगड़ेगा, 100% बिगड़ेगा। जेईई का पेपर तो वो फुल माइंड से देना पड़ता है, तुम्हें भी पता है कि फुल माइंड क्या होता है। तो बताओ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
proportional to the rank और inversely proportional to the rank? मेरे ख्याल से stress is inversely proportional to the rank. जितनी stress करोगे उतनी efficiency down होगी, उतनी पढ़ाई कम करोगे. तो पहली चीज ये है कि तुम्हारे लेवल को उठाने के लिए तुम्हारा एक दुश्मन है, that is stress. इसलिए सबसे पहले बेटा स्ट्रेस को रिमूव करो. इसीलिए तो हर सेशन में सबसे पहले तुमसे कहता हूँ कि मुस्कुराओ, गिव मी स्माइल. और हमेशा याद रखो जब भी ज्यादा टेंशन में आते हो ना, हमेशा मुस्कुराओ. मुस्कुराने से तुम्हारी ब्रेन की मसल्स, फेस की मसल्स रिलैक्स होती है. तभी तो तुम देखो जब भी तुम कभी फोटो खिंचवाते हो लोग तुम्हें हंसने के लिए बोलते हैं. जब भी तुम अच्छा काम करते हो हंसते हो कि नहीं हंसते हो. एक चीज बताओ, ऑटोमेटिक की नोट वगैरह डालना है बेटा, डिस्टर्ब मत कर सेशन में. इट इज माय रिक्वेस्ट. मेरा फ्लो ब्रेक मत करो. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो चीज सिखा रहा हूँ, जो टॉप 100 के बच्चे होते हैं ना बेटा, जितने भी मैंने रैंक 1 पढ़ाई है या मैंने जितने भी टॉप 100 के बच्चे पढ़ाए हैं, उन सब में एक कॉमन चीज देखिए, वो स्ट्रेस मिनिमम लेते हैं. देखो काम करना, काम की टेंशन लेना एक अलग चीज है, लेकिन उसको स्ट्रेस में मत डेवलप होने दो. अगर स्ट्रेस में डेवलप करोगे तो आपको दिक्कत आएगी. स्ट्रेस पे अपने को डेवलप नहीं होने देना है. स्ट्रेस से फ्री हो जाओ, इसलिए रिलैक्स होकर मेरा सेशन सुनो. अच्छा एक बात बताओ, मैं तो अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाएंगी ना, मैं तो होमवर्क भी नहीं दूंगा, इसमें से टेस्ट भी नहीं लूंगा. तो अभी तो कम से कम रिलैक्स रहो. अरे दिन में 1 घंटा भी अगर रिलैक्स मोड में काम कर लिया ना बेटा, तो सारी स्ट्रेस चली जाए. एग्रीड? चलो एक काम करते हैं, अगले 7 दिन के लिए कौन कौन कोशिश करेगा कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ाई करेंगे. चलो 7 दिन में फर्क नजर आ जाएगा. तुम्हारा होमवर्क बढ़ जाएगा, तुम्हारी क्लास अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, तुम्हारा वो सब बढ़ जाएगा. जय ने तो कसम खा ली, वो तो स्ट्रेस लेगा ही लेगा. टेंशन ला लेगी तेरा नाम, ये स्ट्रेस भाई देख पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो जाएगा तो स्ट्रेस भाई के नाम से. तो फिर जो भी स्ट्रेस ले रहा है, स्ट्रेस लेना बंद कर दो, रिलैक्स हो जाओ. ओके रिलैक्स. अब देखो, तो सबसे पहले तो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में हमें काम करना है. उसका रीजन बताता हूँ बेटा. देखो हम सब लोग आईआईटी बनना चाहते हैं ना, और आपको भी पता है 15 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उनमें से 15,000 ही आईआईटी बनेंगे. तो चीजें तो टफ है ना. आज अगर अपन एवरेस्ट पे चढ़ेंगे तो सांस फूलेगी ना. या तो एवरेस्ट पे चढ़ो मत, और अगर एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हो तो बताओ मैं मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि यार एवरेस्ट पे चढ़ना कठिन होता है, सांस भी फूलेगी, ऑक्सीजन भी कम होगी. या सुन लो तो यार एक बात बताओ बेटा, जब आपने जेईई की प्रिपरेशन करने का सोचा था तो क्या पता नहीं था क्या यार ये जेईई कोई आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स सकते हैं क्या? यार जेईई तो दुनिया का सबसे टफ एग्जाम. तो दिन पता नहीं था कि टफनेस आएगी, पता था ना. तो फिर अभी रोना पीटना क्यों, अभी स्ट्रेस क्यों? जब पता था यार अगर मैं आज कश्मीर जाऊंगा तो ठंड लगेगी ना गर्मी में भी, तो गर्म कपड़े लेके जाऊंगा, मेंटली प्रिपेयर होके जाऊंगा. तो बेटा तुमको मेंटली प्रिपेयर करो. तुम इतने अच्छे बच्चे हो. देखो अगर तुम्हें सब बता रहा हूँ टॉप 100 पर रैंक चाहिए ना, तो स्ट्रेस को रिलीज करना सीखो सबसे पहले. मैंने अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो 3 सब्जेक्ट का काम है, मैं तो पूरी इस साल का काम संभालता हूँ ना. तुमने मेरे कई सेशन अटेंड किए, मुझे कभी स्ट्रेस में देखा? ऐसा थोड़ी ना कि मेरे को स्ट्रेस नहीं आएगी या काम का लोड नहीं आएगा. वर्कलोड वाला बात है, पर उसकी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. इसलिए आज से स्ट्रेस नहीं लेंगे. कमिटमेंट है 7 दिन तक रिलैक्स एनवायरनमेंट में पढ़ाई करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे. क्योंकि मेरा ये सेशन एफिशिएंसी बढ़ाने पर है, इसलिए पहला पॉइंट आज का यही है, स्ट्रेस फ्री. ठीक है. अच्छा इतने दिनों में जिन लोगों की आदत पड़ गई, जो टेंशन स्ट्रेस बाई हो गया, उनके लिए और मेथड बताता हूँ. दिन भर में 1 घंटा सिर्फ रिलैक्स हो जाओ. 1 घंटा तो हो सकते हो ना तुम मोबाइल में. अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हारे को स्ट्रेस का एक और उदाहरण बताता हूँ. देखो तुम लोग पढ़ाई के बीच में मोबाइल क्यों देखते हो? यार बहुत दिक्कत होगी, रिलैक्स होने के लिए मोबाइल, मूड फ्रेश करने के लिए मोबाइल देखते हो. यही तो तुम्हारा लॉजिक है ना. इसका मतलब तुम मोबाइल इसलिए देखना चाहते हो ना ताकि रिलैक्स हो जाओ. इसका मतलब स्ट्रेस को रिलीव करो.
साइकोलॉजिकल है। और अगर मैं तुम्हारे को तरीका सिखा दूं, स्ट्रेस ही नहीं होने दूं, तो बताओ मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस और नो? यार आज अगर मेरे बुखार आएगा तभी तो मुझे गोली लेने की जरूरत है। मैं यूट्यूब सर्फिंग रील ये क्यों देखूंगा? क्योंकि मुझे जरूरत है मूड फ्रेश करने की, क्योंकि मैं स्ट्रेस हूं, मैं टेंशन में हूं। लेकिन अगर मैं स्ट्रेस ही खत्म कर दूं तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए बेटा स्ट्रेस को पालो मत। एंजॉय द हीट, एंजॉय द डिफिकल्टी लेवल, एंजॉय द बैकलॉग्स। जेई की देखो, जैसे वो कहते हैं ना शादी में दहेज भी जाता है, तो जेई में ये दहेज है साथ में, इससे कोई नहीं छूटा। जिसने जेई से शादी की उसको दहेज में बैकलॉग भी मिलेगा, रोना पीटना भी मिलेगा, डिफिकल्टी लेवल भी मिलेगा, टेस्ट में कम नंबर आना भी मिलेगा, जुए के सवाल नहीं बनना भी मिलेगा। ये कंपल्सरी सबको मिलता है बेटा। देख मुझे भी मिला, सारांश सर को भी मिला, प्रतीक सर को भी मिला, जिसको रिंग बनाई उसको भी मिला। तो ये अछूता नहीं है, ये दो बाई प्रोडक्ट है जो साथ मिलेगा। तो मेंटली तैयार रखो, मेंटली तैयार रखो अपने आप के लिए। या सुनो बताओ, चलो है ना? तो अभी अगर तुम्हारा अगला टेस्ट जब भी है 5% नंबर बढ़ जाएंगे अगर तुमने ये 7 दिन स्ट्रेस को रिलीव कर दिया तो। मेरी गारंटी लिख लो चाहो, बिना एडिशन नहीं 5% वो बढ़ जाएंगे। प्रूव करूं कैसे? तुम सब लोगों की नेगेटिव आंसर होती है, तुम सब लोगों के सवाल आते हुए भी गलत होते हैं, वही सवाल तुम टेस्ट के बाद कर देते हो। तो चलो मुझे एक चीज बताओ, टेस्ट के अंदर और टेस्ट के बाहर क्या फर्क है? एक ही चीज का फर्क है, टेस्ट के बाहर हम स्ट्रेस में नहीं होते और टेस्ट में हम टेस्ट का प्रेशर लेते हैं। या सुनो, बस इसलिए कूल होके बेटा काम करो। अगर जीतना चाहते हो तो पहले से मेंटली प्रिपेयर रहो। और यार देखो, अभी अगर आप देखो कि जेईई मेन का जब एग्जाम हुआ था, जो लोगों ने दिए पहले, तो देखो इस बार है ना 50% में 99 परसेंटाइल आई, 50% में 99 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल का मतलब जानते हो क्या होता है? 99 परसेंटाइल का मतलब ये है कि टॉप इंडिया के 1% में सिर्फ 15,000 लोग 50% से ऊपर स्कोर कर पा रहे हैं नॉर्मल शिफ्ट में। डिफिकल्ट शिफ्ट में इससे भी कम है और इजी शिफ्ट में 80 का है, 50 से 60%। इसका मतलब एक चीज बताओ, जब तुम जेईई मेन लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें 60% के ऊपर 60% आसान लगेगा, 40% डिफिकल्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? क्या सुन लो, अगर तुम्हें जेईई मेन लेवल के सवाल 50% समझ में आ गए बेटा, तो इसका मतलब यही है कि तुम 99% पे आ गए। अब एडवांस की बात कर लो। इस बार 91 नंबर वाले को आईटी मिल रही है, कितने नंबर वाले को? 360 में से जोड़ के बताओ। 91 कितना हुआ जी? 25%। अब एक बार बताओ, तुम ही बताना, अभी जो सा काउंसलिंग का डाटा आ जाएगा, जो बच्चा एडवांस लेवल के टेस्ट में या मॉड्यूल में से 2A इस तरह की एक्सरसाइज में 25% सवाल सोल्व कर पा रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से वो आईटी में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? ईमानदारी से बता दो, जा पाएगा ना? अरे जब तुम अभी 25% कर रहे हो बेटा, तो अभी तो साल भर पड़ा है, अगले साल मई में एडवांस का एग्जाम है, तो तब तक तो और तैयारी कर लेंगे और डीपर चले जाएंगे। एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपने पास बचा क्या है? एडवांस की तैयारी करेंगे। इसलिए जिसके अभी एडवांस लेवल में 10 से 20% भी नंबर चल रहे हो, वो भी खुश रहो। अगर पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे, तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ के बोल देना, इतने ही नंबर आते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी बात करा देना, हमारे पेरेंट्स का सेशन ले लूंगा। इसलिए रिलैक्स, चिल, कूल, ठीक है? तो तैयारी को बेटा उसके हिसाब से करो। यार देखो एक चीज और बता दो, अगर मुझे 100 मीटर की रेस जीतनी है तो बहुत तेज भागना पड़ेगा कि नहीं भागना पड़ेगा? भागना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे मैराथन जीतनी है तो मुझे थोड़ा धीरे भागना पड़ेगा, लेकिन बहुत टाइम तक भागना पड़ेगा। क्या सुन लो, तो जैसा देश वैसा भेष। अच्छा तुम एक चीज बताओ, अगर तुम सिर्फ अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे होते, सिर्फ बोर्ड की तैयारी, तो बताओ इतनी टेंशन में आते क्या? नहीं आते, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ही नहीं था। इसलिए
से कन्विंस हो और रिलैक्स हो जाओ बेटा। कीप कूल, है ना? मैं तुम्हारा दुश्मन तो हूं नहीं, तुम्हारी कोई चीज बिगाड़ना नहीं चाहता। जो मैंने सीखा ना लाइफ में 37 साल में, वो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो भाई, टॉप 100 में आना है तो ये कूलनेस तुम्हें लानी ही पड़ेगी। तुम मानो तो बढ़िया, नहीं मानो तो बढ़िया। बाकी टॉप 100 में जो बच्चे आते हैं उनके अंदर ही कूलनेस थी। मैंने तो सारांश को भी देखा है घर में भाई, बंदा बहुत चिलो के काम करता है। हाँ, साल भर में एक आध बार फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, सड़क पे किताबें फेंक दी गई, वो बात अलग है। लेकिन वो कभी कभी, रोज नहीं कि रोज ही सड़क पे किताबें फेंकेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? वो तो कभी कभी रोना भी आता है, कभी कभी पीटना भी आता है। वो तो तुम भी तुम्हारे भाई बहनों से लड़ते हो, ऐसा थोड़ी ना मम्मी से भी चिल्ला जाते हो, पर रोज नहीं। मतलब अभी चिल होके पढ़ाई करो। तो रूल नंबर 1, रिमूव और रिलीज द स्ट्रेस। वही है ना भजन, जाई विधि राखे राम ताई दे रही है। जेई में ये बीमारियां डाइट्स में मिलती है। मतलब यार, आज तक की हिस्ट्री में बेटा 9 लाख बच्चे पढ़ा दिया, पर स्ट्रेस फ्री कोई बच्चा, मतलब बिना परेशानी के कोई बच्चा जेई क्लियर कर गया हो, मैंने तो नहीं देखा। ये तो सब चीजें बैकलॉग, मतलब मेरे को तो एक भी जना नहीं मिला। तुम सोचो, सारांश तो मेरे घर पे ही पढ़ा ना, चलो बाकी को तो मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, मुझे क्या पता है कि नहीं है, पर सारांश तो घर में ही पढ़ा। पर ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसका बैकलॉग नहीं हो, या जिसको एक सब्जेक्ट में डर नहीं लगता हो। सारांश तो मैथ्स में बाप होते हुए नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ के चले गए। अब आप बताओ, फिर भी 41 रैंक आ गई। तो मैं उनसे भी यही कहता था कि अपन को कौन सा पूरे सवाल करने, मत करो। तो चीजें मैनेज करने की है यार। एक बात बताओ, आज मैं मिठाई की दुकान में जाऊंगा तो सारी मिठाई लाना जरूरी थोड़ी ना, जो मुझे पसंद है लाऊंगा ना। मेरे को 1 किलो चाहिए, 1 किलो लूंगा। अगर तुम्हें जेईई एडवांस में आईआईटी में जाना है तो तुम्हें 25% नंबर चाहिए, या सुनो, और अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर 1 साल और घमासान तैयारी कर ली तो क्या एडवांस लेवल के क्वेश्चन में 25% नंबर नहीं ला सकते क्या? मुझे तो लगता है यार 1 साल। अब वो रोना पीटना मत मचाओ, अभी तो पहले आईआईटी में जाने का सोचो, या सुनो, ला सकते हो ना, फिर तो लाओ। वही मैं कह रहा हूँ। फिर देखो, पहले अपन आईआईटी के गेट तक पहुंचेंगे, 25% नंबर आए, आईआईटी के गेट तक पहुंचे। फिर वहां सारी आईआईटीज खड़ी हुई हैं, यूं मान के चलो, एक सीन इमेजिन करो, 25% नंबर आए, अपने सामने सारी आईआईटीज आ गई। 30% नंबर आए 36 में से, तो अपने सामने लगभग टॉप 10 आईआईटीज आ गई। 35% नंबर आए तो टॉप 7 आईआईटीज आ गई। 40% नंबर आ गए तो मान के चलो टॉप 7 आईआईटीज में वन ऑफ द टॉप ब्रांच मिल जाएगी। और 50% नंबर आ गए तो जिस आईआईटी में जो ब्रांच चाहते हो वो मिल जाएगी। इतना सा फासला है। और वैसे भी बेटा देखो, सीढ़ी है ना, एक के बाद एक चढ़ी जाती है, या सुनो, वैसे भी तुम्हें अगर मान लो 10 सीढ़ी चढ़नी है तो बेटा एक एक करके तो सीढ़ी चढ़ोगे। और इंटेलिजेंट वे भी यही है, अपने आप को प्रेशराइज क्यों करते हो? तो सबसे पहले एक काम करो, जेईई मेन के क्वेश्चंस का टारगेट रखो 50%, लिख लो इसको भी, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। 50% तक अगर सवाल बन रहे हैं और टेस्ट में नंबर लिया है तो मिठाई बांट देना किसी एडवांस, घर वालों को खिला देना मिठाई की, मेरा तो हो गया बेड़ा पार। और एडवांस में अगर 25% तक सवाल बन रहे हैं और 25% तक अगर एग्जाम में नंबर आ गए तो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देना आज पूरी दुनिया को कि तुम्हें आईआईटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कारण क्या है, अभी तो आधे रास्ते ट्रेन पहुंची बेटा। अभी तो अगले साल मई में एग्जाम होना है, अगले साल तो अपन बैंड बजा देंगे जेईई की। अगर अभी से तुम 25% पे पहुंच गए तो बस ये रिलैक्स करने का मेरा काम है, तो रिलैक्स हो जाओ, है ना। अब हाँ, अब बात करते हैं कि जो जेईई मेन में 30-40% से नीचे है उनको क्या करना चाहिए, उनकी स्ट्रेटेजी बता देता हूं। मेरे पास तो सारे बेहतर हैं। जिनके जेईई मेन लेवल में भी 30-35% से कम नंबर आ रहे हैं या सवाल नहीं बन रहे हैं, सबसे पहले तो उनको क्या करना चाहिए, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले तो जो लेक्चर तुम्हें पढ़ाए जाते हैं उन लेक्चर्स को दोबारा से देखो, क्लास इलस्ट्रेशन दोबारा से करो। सबसे पहला काम, होमवर्क मत करो सीधे, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। टीचर ने जो पढ़ाया और तुमने जो समझा उसके बीच में गैप है।
उस गैप को फिल करने के लिए सिर्फ 15 मिनट, 1.5 घंटे के लेक्चर को जहां क्लास इलस्ट्रेशन है खुद सॉल्व करके देख लो। आज ही आजमा लो, कल ही चमत्कार हो जाएगा। चाहो तो कल का लेक्चर याद देख लेना। तुम लोग क्या करते हो 90% मैं समझता हूं, तुम लेक्चर देखते हो और सीधा होमवर्क करने बैठ जाते हो। कितने बच्चे ऐसा करते हैं? बस ये गलती है ना बेटा, ये मत करो। जिस सब्जेक्ट में होमवर्क मैनेज नहीं हो रहा है उस सब्जेक्ट में पहले लेक्चर को रिवाइज करना है। सबको मेरी बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट था स्ट्रेस रिलीव करना है। दूसरा ये है कि जिनके नंबर नहीं आ रहे हैं जेईई मेन में 50% तक 40% तक, उनको लेक्चर देखना है, फिर उसके बाद होमवर्क पे जाना है, राइट। फिर एडवांस में जिनके पास 25% से कम नंबर आ रहे हैं उनको क्या करना है, उनको लेक्चर भी देखना है और एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली पीवाईक्यूज करने हैं, 2A के कुछ सवाल करने हैं, तो 10 में से 2 या 3 सवाल बनने लग जाएंगे। पूरा करने की कोशिश मत करना। अपने तो एक एक्सरसाइज है मान लो 2A की, उसमें 20 सवाल दिए हुए, अपने तो 4 कर लो दिन के अच्छे से। टाइम हो तो ज्यादा कर लो पर मिनिमम 4 कर लो ताकि 2A का अपना वो हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, जो 25% से लेकर या जेईई मेन में कट ऑफ के थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा ऊपर है, उनको मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताता हूं कि उनको क्या करना है। तो पहली चीज स्ट्रेस रिलीव करनी है। दूसरा, अगर सवाल कम बन रहे हैं तो उसका तरीका मैंने बता दिया। तुम जो गलती कर रहे हो, लर्निंग में कमी है। आप समझ गए मेरा मतलब? देखो क्या होता है, जैसे मान लो और एक ताला है, तो पता है क्या होगा, अगर मैं रोज घर में घुस रहा हूं तो मुझे तो पता है इस ताले की चाबी कौन सी, तो मैं तो सीधा सीधा लगा लूंगा, यस और नो। लेकिन अगर मैं वो चाबी का गुच्छा तुम्हें दे दूं तो तुम्हें दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? चाबी लगा लगा के देखनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वही काम मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। जब लेक्चर हो जाए तो बेटा उसका लेक्चर देखो। अब तुम रोना रोगे सर टाइम ही नहीं मिलता, ये भी तो रोना है कि सर टाइम ही नहीं मिलता, लेक्चर को दोबारा रिवाइज करेंगे तो होमवर्क कब करेंगे, है ना? तुम्हारे सारी मन की बात जानता हूं। तो बेटा जिस होमवर्क में आधा घंटा लग रहा था 15 मिनट लेक्चर में देगा तो 15 मिनट में होमवर्क हो जाएगा। मैं कल कह रहा था जब तुम होमवर्क कर रहे हो तो जो 15 मिनट का जो तुम लेक्चर दोबारा से रिवाइज करोगे ना बेटा, उससे तुम्हारे होमवर्क में 15 मिनट बच जाएंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि सवाल बन रहे हैं। इज इट ओके? करके देखो, छोटी छोटी सी चीजें यार। देखो ये वेक्टर की तरह है, मैग्नीट्यूड तो तुम्हारे में बहुत है, लेकिन अगर वर्णन ढंग से करना है तो डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। वेक्टर इज 2 क्वांटिटीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास है, डायरेक्शन मैं दे रहा हूं। दोनों को प्रॉपर्ली अलाइन करो, फिर देखो मजा आ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जिन जिन ने भी अभी तक ये प्रैक्टिस नहीं की है, सबसे वीक सब्जेक्ट में आज ही करके देख लेना। तीसरी चीज जिसको भी कोई भी एक सब्जेक्ट में लेक्चर समझ में नहीं आता, हाँ नहीं, पर पहले एक और चीज बता देता हूं। जो बच्चे इंटरमिटेंटली क्लास अटेंड करते हैं, कभी क्लास करते हैं और कभी छोड़ते हैं, उनको भी समझने में दिक्कत होती है। देखो भाई, धरती पे ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो क्लासेस छोड़ दे और फिर भी उसको समझ में आ जाए। नहीं भाई, जब क्लास करने के बावजूद भी 50% समझ में नहीं आता तो सोचो क्लास छोड़ने के बाद तो कैसे आएगा। तो ये पॉइंट भी लिख लो यार, अब से एक भी क्लास मत छोड़ो अगर वाकई में जेईई में टॉप 100 चाहिए तो। स्कूल का बहाना वगैरह सब बंद कर दो बेटा। देखो स्कूल में तो 95% कैसे लाने मैं बता दूंगा तुम्हारे को। अभी बोर्ड का भी मैटर कवर कर देता हूं, ठीक है? तो तुम तो सिर्फ जेईई पे फोकस करो, तुमसे कोई नहीं पूछने वाला तुम्हारा 12th बोर्ड में कितने नंबर आए। 75% की गारंटी मैं ले रहा हूं। लेकिन तुम जेईई में जाओ, स्कूल में भी जा रहे हो ना तो बस में ऑटो में पीछे अपना वो ले जाओ, मॉड्यूल ले जाओ, सोल्व कर लो, क्लास में पीछे बैठो। छुट्टियां इतनी आती है यार, सरकारी छुट्टियां कितनी होती है बताओ? अभी तो गर्मी की छुट्टियां चल रही है, अभी पढ़ो ना सुबह शाम में जाके दम लगा के पढ़ो। स्कूल कम से कम जाओ, है ना, डमी में करा लो, कुछ कर लो। तो कुल मिलाकर टाइम को हमें ज्यादा देना है, राइट? अब बात करूं, चलो बोर्ड का मैटर छिड़ ही गया तो मैं आपको पूरा बोर्ड का प्लान बता देता हूं। आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी 2 या 3 प्लान कर रखे हैं। आपका हर सप्ताह में 3 टेस्ट हो रहे होंगे ना, जेईई मेन टॉपिक वाइज टेस्ट, जेईई एडवांस टॉपिक वाइज टेस्ट और एक बोर्ड का टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा?
हो रहा है ना, जिसमें तुम्हारा देखो केमिकल काइनेटिक्स का हो गया, कुछ बच्चे नए हैं उनका नहीं हुआ, और जो पुराने बैच के बच्चे जिनमें चैप्टर हो गया उनके बोर्ड के टेस्ट हो रहे कि नहीं हो रहे? तो एक बार बताओ, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी किसी और कोचिंग में बोर्ड के टेस्ट चल रहे हैं क्या? ऑनलाइन या ऑफलाइन? नहीं चल रहे, तुम्हारे चल रहे ना। तो एक बार बताओ, अपन तो साथ के साथ बोर्ड की तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही? बाकी हिंदुस्तान का बच्चा तो बोर्ड के लिए कब चेतेगा? वो तो तब चेतेगा जब नवंबर आ जाएगा, प्री बोर्ड का टाइम आएगा। लेकिन अपन तो अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कितने लोग बोर्ड का टेस्ट दे रहे हैं, जरा एक बार बताना मुझे। काफी बच्चे थे, बहुत बढ़िया है ना। बोर्ड के टेस्ट दो बेटा, बोर्ड की तैयारी के लिए बोर्ड के टेस्ट दो। आपके फिजिक्स के टेस्ट भी हो रहे हैं, केमिस्ट्री के टेस्ट भी हो रहे हैं, मैथ्स के टेस्ट भी हो रहे हैं, करेक्ट। अब आपके एक गुड न्यूज है कि आपकी नेक्स्ट वीक से इंग्लिश की क्लासेस भी चालू हो रही है। लो, मैंने आपसे वादा किया था कि बोर्ड भी पढ़ाऊंगा, तो बोर्ड की क्लासेस तो तुम्हारे पेपर के माध्यम से हो ही रही है। अब बोर्ड का पेपर सोल्व करते हो ना बेटा, तो उसको लिखना और मार्किंग स्कीम में से चेक कर लेना कि तुमने वही लिखा ना, क्योंकि बोर्ड वाले नंबर ज्यादा काटते हैं, हैंड राइटिंग के भी काटते हैं और ये भी काटते हैं। और इस बार तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा पकेड़ा कर दिया, वो कंप्यूटर पे लोड की, उसमें लोड ही नहीं हुआ। लेकिन अगली बार गवर्नमेंट बहुत ढंग से चेक कराएगी तुम्हारे टाइम पे, चिंता मत करो, गवर्नमेंट मार्क खाली इस बार तुम्हारे टाइम पे फेयर चेकिंग होगी। तो तुम तो मैं जैसे कहूँ ना वैसे करते जाओ। इंग्लिश भी तुम्हारी 15 जून से चालू है, तो 4 सब्जेक्ट करवाए कि नहीं करवाए? और रही बात तुम्हारे 5वें सब्जेक्ट, किसी का अगर हिंदी है तो मैं हिंदी के वीडियो बनवा के डलवा दूंगा, वो भी तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। और बोर्ड के टेस्ट चल ही रहे हैं, और तुम्हारे लिए मैं एक बात बताता हूँ, तुम्हारी प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज चालू कर दूंगा सितंबर से। कब कर दूंगा? सितंबर से। तो टेंशन नहीं खत्म। लिख रहे हो ना सारी बातें, मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं तो। और नवंबर में तुम्हारी प्रैक्टिकल की क्लासेस भी लगा दूंगा। अब बताओ, प्रैक्टिकल भी तुम्हें ऑनलाइन करवा दूंगा भाई। केमिस्ट्री की टाइटेशन कैसे होती है, क्या लिखते हैं, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनती है, सब कुछ। फिजिक्स में जो भी तुम्हारे ओम्स का एक्सपेरिमेंट है, सब एक्सपेरिमेंट तुम्हारे को करा देंगे। और बोलो, फिर तुमसे वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बोर्ड के एक्सपर्ट टीचर लाके वो वाइवा भी करवा देंगे। तो 30 नंबर तुम्हारे खड़े हो गए। फिर तुम दुनिया से आगे चलोगे बेटा। इतना सा मैं बता दूं, जब पूरी दुनिया जेई की तैयारी करने वाली दिसंबर में प्री बोर्ड में उलझ रही होगी, प्रैक्टिकल में उलझ रही होगी, प्रैक्टिकल फाइल में उलझ रही होगी, ये सारा लाइट अच्छा रिजल्ट इसीलिए लाता है तुम्हारा। तो मैं अक्टूबर तक सारे काम साफ करा दूंगा, प्रैक्टिकल फाइलें भी बनवा दूंगा, वाइवा भी करा दूंगा और इंग्लिश भी करा दूंगा तब तक। बोलो, तो बोर्ड से तो निश्चिंत हो। अब आप में तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, जो हो सकता है महाराष्ट्र बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो या किसी बोर्ड के हो, वो भी चिंता मत करो। तुम लोग भी यार, तुम्हारे हिसाब से देखो, बेसिक चीज तो एनसीईआरटी इन्वॉल्व है यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में। चैप्टर तो वो के वही है, कहीं पे ऑब्जेक्टिव आता है, कहीं पे सब्जेक्टिव आता है, कहीं पे क्या आता है। और यार अपन जब आईआईटी लेवल का पढ़ लेंगे तो बोर्ड तो अपना तैयार होगा, तो अपने अपने बोर्ड के हिसाब से रिवाइज यूज करते जाओ, ठीक है। तो बोर्ड की तरफ से निश्चिंत हो जाओगे और इंग्लिश की क्लासेस आपकी चालू हो रही है। हाँ, बोर्ड में कितने परसेंट नंबर लाना है ये टारगेट लिख लो आज। 90%, अबव 90%, 90% भी नहीं, अबव 90% लिख लो, लाने ही हैं। देखो यार, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में तो 95% है ना, वो लाने हैं, क्योंकि तो अपन पढ़ ही रहे। और इंग्लिश और हिंदी में अपन मैनेज करेंगे जितने ला सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, जो भी तुम्हारा 5वां सब्जेक्ट है, ये अपन कर लेंगे। तो बोर्ड भी तुम्हारा वेल मैनेज्ड, ठीक है। चलो अब अगली बात करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अब मैं तुम्हारे को बताता हूं तुम्हारी असली पावर। अब यहाँ पर कुछ बच्चे पुराने बैच के जो 11th से 12th में हमारे पास आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मार्च में आ गए थे 12th में, जिनकी 11th बिगड़ गई थी, अक्टूबर में आ गए थे, नवंबर में आ गए थे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और कुछ बच्चे अभी भी हैं। तो मैं एक बात बता देता हूँ कि जिन बच्चों की 12th हमने 22 मार्च से शुरू कर दी थी, 23 मार्च से या अप्रैल से शुरू कर दी थी, जिन बच्चों की, उन सब की 12th लगभग अगस्त एंड तक खत्म हो जाएगी। 15 सितंबर तक 12th
के चैप्टर खत्म हो जाएंगे। अब बोलो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी। और 11 तो इस साल दोबारा से पढ़ाता ही है, बीच बीच में अभी आपके लगी रहे होंगे कहीं ना कहीं चौथी क्लास में कहीं ना कहीं 11 के चैप्टर। और जिनका कोर्स अभी लेट शुरू हुआ है, जिनका कोर्स लेट शुरू हुआ है उनकी 12th अक्टूबर तक खत्म होगी और 11 सहित नवंबर तक खत्म हो जाएगा। जिनका अभी 15 दिन पहले कोर्स चालू हुआ है या 1 महीना पहले चालू हुआ है तो चिंता मत करना। अब सोचो 12th भी पूरी कराएंगे और 11 भी पूरी कराएंगे, चाहे आपने पढ़ा है तो भी और नहीं पढ़ा है तो भी। हर बच्चे का, इवन कोई बच्चा आज भी आएगा ना एडमिशन लेने, उसका भी 12th और 11 पूरा कराएंगे। अब आप पूछो क्यों, बाकी दुनिया तो सिर्फ 12th ही कराती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या जेई में 12th और 11 दोनों का सिलेबस नहीं आएगा क्या? आएगा, है ना। अब मैं बताऊं बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आएगी। पूरी दुनिया के दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे तो अभी खाली 12th पढ़ रहे हैं, 11 नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो क्या सोच रहे हैं, अक्टूबर से पहले 12th कंप्लीट कर लेते हैं फिर 11 पढ़ेंगे। अक्टूबर नवंबर में किसकी घंटी बजेगी, प्री बोर्ड की, फिर बच्चे को टाइम कैसे मिलेगा। अपन 11 को पहले से लेके चलते हैं। तो मान के चलो नवंबर से तुम्हारा रिवीजन शुरू, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए यार। पुराने बच्चों का अगस्त में कोर्स खत्म 12th का, उसके बाद वाले बच्चों का सितंबर में खत्म, लास्ट से लास्ट बैच भी उसका अक्टूबर में खत्म। अब तुम्हें लग रहा होगा कि कैसे, तो लाओ मैं गिना दूं। 12th का सबसे बड़ा चैप्टर पोर्शन मैथ्स में क्या है, कैलकुलस। कई बच्चे तो अभी फंक्शन आईटीएफ तक आ गए, बड़े बड़े चैप्टर नहीं बढ़ गए, है ना। और अभी तो जून ही चल रहा है। और इसके बाद क्या बचा देख लो, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स भी 11th में, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D, कहानी खत्म। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो कई बच्चों का हो चुका है। फिर अब देख लो बचा क्या, कैलकुलस खत्म होते से नहीं फील आ गया, वेक्टर 3D तो बचा, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D। और देखो मजे की बात, जब वेक्टर 3D पढ़ाऊंगा उसके पहले 2D भी पढ़ाऊंगा, स्ट्रेट लाइन सर्कल, तो 11 भी लपेट लूंगा। नहीं तो अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो कोर्स ही जल्दी खत्म हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे तो उसके पहले आपको बाइनोमियल एंड बीएनसी भी पढ़ाएंगे। आप चिंता मत करो, सब चीजें सेट है। जैसे कैलकुलस के पहले क्वाड्रेटिक पढ़ाना जरूरी है, तो कैलकुलस के पहले क्वाड्रेटिक पढ़ी जाएगी। इसमें जो पुराने बच्चे हैं आप देखो, रोबोटिक्स खत्म हो गया, सबसे बड़ा चैप्टर 12th का। इलेक्ट्रोस्टेट दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर खत्म हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है ना। अब एक बात बताओ, एक और बड़ा चैप्टर बच रहा है मॉडर्न फिजिक्स, बाकी कहानी खत्म। 12th में और क्या है बता दो मेरे को, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और ये छोटी मोटी चीजें, साउंड वेव वगैरह घर कर लेंगे। केमिस्ट्री में देखो तो केमिस्ट्री तो भाई बहुत तेज भाग रही है तुम्हारी पुराने बच्चों की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉल्ट एनालिसिस आ गया, मतलब इनऑर्गेनिक तो खत्म ही हो गई। देख लो ब्लॉक केमिस्ट्री के अलावा क्या बचा। फिजिकल में देखो तुम्हारा लिक्विड, सॉलिड और ये सब, अब तो एक चैप्टर बच रहा है, एक खाली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब मुझे लग रहा है केमिस्ट्री तो तुम्हारी भी जुलाई तक ही खत्म हो जाएगी, जो पुराने बच्चे हैं 12th की। अंकित टेंशन ना बता बेटा, अगर तेरा नया एडमिशन है तो चिंता मत कर, सबका सारा कोर्स होगा। मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि तुम दुनिया में सबसे पहले बच्चे होंगे तुम सारे, जिनका कोर्स सबसे पहले खत्म होगा, नॉट ओनली 12 बट 11। इसलिए चूकना मत। ये जो ईसराइल के 1600 बच्चे इस बार जो जे एडवांस में सेलेक्ट हुए ना, इसके पीछे रीजन है अपनी मेथोडोलॉजी। तुम तो यार, मैं तो तुमसे एक ईमानदारी से बात करता हूं, तुम तो एक काम करो, कंपेयर कर लो दूसरा इंस्टीट्यूट वर्सेस ईसराइल। कोई भी 12th के साथ 11 करा रहा है क्या? नहीं। कोई बोर्ड की तैयारी करा रहा है क्या? नहीं। कोई 4 बार तो कोर्स कंप्लीट कराएगा क्या? नहीं कराते, सब छोड़ देते अक्टूबर नवंबर में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट। जबकि मैं आपको नवंबर से ऐसे गियर पर लाऊंगा बच्चों। इस बार जो मैंने लड़ाई की थी ना बच्चों की, इस बार हमने नवंबर से हर 2 दिन में एक टेस्ट रखा था, हर 2 दिन में एक टेस्ट। और एडवांस के दिनों में पता है क्या किया था हमने, जेईई मेन 2 से जे एडवांस के बीच में हर दिन 2 टेस्ट रखे हैं, हर सप्ताह में 4 दिन तक 2-2 टेस्ट। तो
बच्चे को टेस्ट दिला दिला के और इतने भयानक लेवल के टेस्ट दिला दिला के कि सरनेट जब जेई का एग्जाम देने गया तो उसको लगा भाई ये तो पेपर ही बहुत हल्का है। वो जेई मेन के मैंने बच्चों नवंबर के बाद मैं आपको बताऊं 150 टेस्ट दिला दिए बच्चों को। कितने? 150। तो तुम उसकी चिंता मत करो, जल्दी कोर्स खत्म करने का। और फिर यार एक बार बताओ मेरे एक्सपीरियंस का क्या फायदा, 37-38 साल तक इतना पाया है फिर उसका क्या फायदा अगर तुम्हारे को नहीं मिले तो तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हें दुनिया की बेस्ट एकेडमिक्स एंड प्लानिंग मिलने वाली है। देखो भाई जितनी चिंता जितनी जिद तुम्हारे अंदर ना जाग तुम्हारे अंदर लगी हुई है, मैं बताऊं मुझे भी ई सरल से रैंक 1 चाहिए। तुम्हारे से ज्यादा तड़प मेरे अंदर है, छटपटाहट है मेरे अंदर कि जो काम दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए करके आया ना वो काम मुझे भी सरल में करना है। सरल तुम्हारा भी सरल मेरा भी है। तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा तो मेरा भी सम्मान बढ़ेगा ना। तुम्हारी सफलता में तो मेरी सफलता है। अरे कोच को खुशी होती है कि नहीं होती जब टीम जीतती है? हर कोच ही तो चाहता है कि उसकी टीम जीते। मैंने भी एक सपना देखा है कि रैंक 1 जल्दी से जल्दी आना चाहिए, इसलिए मैंने भी कमरे से तैयार कर लिया। इस बात बता रहा हूँ 2026 में बेटा मैंने वो सवाल ईसर लाइट से कराए हैं जो पहले कभी मैंने रैंक 1 वाले को भी कराए। सारांश करने और मैंने इस बार छप्पर फाड़ के लेवल तोड़ के क्वेश्चंस कराए हैं। वो सारा क्वेश्चन बैंक इस बार तुमको मिलने वाला है नवंबर के बाद। चिंता मत करो, आग उधर भी आग इधर भी है, मिलके मचाने वाले हैं अपन, कोई टेंशन मत लेना। तो तैयारी बिल्कुल चल रही है, हम 11 भी करेंगे 12 भी करेंगे। अब हम वापस आ जाते हैं अपने करिकुलम पर। तो देखो बच्चों नवंबर से तुम्हारा रिवीजन शुरू हो जाएगा जिसको हम स्कोर 1 बोलते हैं, ठीक है। नवंबर चलेगा, दिसंबर चलेगा, जनवरी चलेगा। इस रिवीजन में आपका प्री बोर्ड भी चलेगा, मतलब बीच में बोर्ड के टेस्ट भी चलेंगे, ठीक है। तो आपका जनवरी में हम जेई मेन 1 करा देंगे और बोर्ड में भी टच में रखेंगे, ठीक है। दिसंबर तक तो एडवांस भी चलेगा थोड़ा, लेकिन प्योरली जनवरी में हम सिर्फ और सिर्फ जेई मेन और बोर्ड कराएंगे। अब एक और तुम्हारे लिए सरप्राइज और अच्छी खबर बता दूं। 26 जनवरी 27 जनवरी तक तुम्हारा जेई मेन 1 का एग्जाम हो जाएगा 2027, कोई सी भी शिफ्ट है। पिछली बार की तरह इस बार हम 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में बोर्ड का क्रैश कोर्स भी चलाएंगे। बोर्ड का क्रैश कोर्स का मतलब समझ गए? 3 दिन में फिजिक्स, 3 दिन में केमिस्ट्री, 3 दिन में मैथ्स और 3 दिन में इंग्लिश दोबारा से बोर्ड लेवल की तैयारी करा। अब बताओ, तो बोर्ड के क्रैश कोर्स में तुम्हें वो भी चिंता नहीं करनी कि उस टाइम पे हमें कौन संभालेगा, तो उसकी भी तैयारी हमारी पूरी है, टेस्ट पेपर तैयार है। फिर जब तुम्हारा बोर्ड के पेपर आएंगे बेटा, तुम्हारे बोर्ड के टाइम टेबल के हिसाब से हम तुम्हारे को बोर्ड के पेपर कराएंगे गैप्स में, प्लस साथ के साथ जेई में और जेई एडवांस के पेपर भी कराते रहेंगे ताकि आप आउट ऑफ टच नहीं रहे। जैसे मैं बताता हूँ, मान लो पहला पेपर तुम्हारा आया इंग्लिश का, जब पहला पेपर आया तुम्हारा फिजिक्स का, तो फिजिक्स के पहले 5 दिन में हम सिर्फ फिजिक्स के जेई मेन के सवाल तुमसे करवाएंगे। फिर जब फिजिक्स से केमिस्ट्री के बीच में गैप आएगा, जब तुम बोर्ड की केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, उस टाइम पे हम तुमसे जेई के सवाल करवाएंगे केमिस्ट्री। इस तरह से पूरा का पूरा प्लान है। और हर संडे को तुम्हारा टेस्ट लेंगे, तो वो चलेगा। जेई मेन 1 से 2 के बीच में हम तुम्हारा दोबारा रिवीजन कराएंगे, और जेई मेन 2 तुम्हारा निपटा और बोर्ड निपटा तो फ्री। फिर तुम्हारे को एडवांस की ट्रैक पे डाल देंगे, तो 4 बार तुम्हारा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। हर बार नया सवाल मिलेगा, हर बार नया लेवल मिलेगा, हर बार तुम्हारे को नई चीज करने के लिए मिलेगी। और ये याद रखना, जैसे जैसे समय आगे जाएगा कंसंट्रेशन डेंसिटी ऑफ द वर्क बढ़ती जाएगी। आज जहां 3 वीक में एक पेपर देते हो, 1 वीक में 3 पेपर दोगे नवंबर के बाद से। मजाक नहीं कर रहा, चाहो तो सीनियर का टाइम टेबल देख लेना, अगर तुम्हारा कोई सीनियर हो इस 1 वीक में 3 टेस्ट, अरे तभी रैंक आएगी। तो यार बताओ मेरा सपना कौन पूरा करेगा? इस बार मैं सोच रहा हूं कि टॉप 10 में कोई एक तो ला देगा। बताओ कौन कौन तैयार है? अरे ट्राई तो करो यार, डरते क्यों? सब लोग ट्राई करो। ऐसा तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसे बच्चे ही लाते हैं? कोशिश तो करें टॉप 10 के लिए। मैं नहीं कह रहा कि टॉप 10 में लेकर आएंगे ही सही, लेकिन
हो सकता है वो दिन अपना हो, लेकर आ जाए। अच्छा चलो, कौन कौन कोशिश करने के लिए तैयार है, यूं तो बोलो, है ना। अब बुखारिया तो सोच रही है कि सर अभी तो नंबर ही नहीं आ रहे, आप टॉप 10 की बातें कर रहे हैं, यहाँ तो लाले पड़ रहे हैं नंबर लाने के लिए। अरे आज पढ़ रहे हैं बेटा, कल थोड़ी पढ़ेंगे, अभी 1 साल है बेटा जी, डरते क्यों? अभी तो अपन कहीं बिछड़ के थोड़ी जा रहे हैं। और मैं बताऊं, अभी बाकी लोग तो अभी तो नींद से जगे ही हैं। और यार इस बार में देखो यार, पिछले साल 400 समथिंग रैंक आई थी, बहुत टीस थी मन में यार, मजा नहीं आया। इस बार मेरी इच्छा थी कि यार कोई तो ला दो, एक टॉप 100 में रैंक ला दो, टॉप 100 में रैंक ला दो, तो एक बच्चे लेना 7 9। अब मैं सोच रहा हूँ इसमें से या तो 7 हटा लो या 9 हटा लो, मुझे 7 तो ला के दे दो या 9 रैंक ला के दे दो। मैं इसके लिए जो कुछ करना पड़े करने के लिए तैयार हूं। सारांश सर को तो डेडिकेटेड ही सिर्फ इसीलिए लगा दिया है हमने, क्योंकि देखो हम सब में से रैंक लाने के उस्ताद वही हैं। जो इंसान खुद 41 रैंक आया, उससे बढ़िया तो कौन समझेगा कि रैंक कैसे लाई जाती है, और वो भी 12th के साथ। देखो भले ही मैं कितनी भी बात कर लूं, प्रतीक सर कितनी भी कर लें, पर इन सब में से भले ही मैंने मेरे पढ़ाए हुए बच्चे की रैंक ला दी मन, लेकिन मैं तो नहीं ला पाया ना। तो सारांश सर सबसे बढ़िया जानते हैं, तो पूरा मटेरियल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सर डिजाइन कर रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं वो भी, और इसीलिए रिजल्ट आ रहे हैं। तो बस अभी तुम देखना नवंबर से आने 23 से तुमको सिर्फ सारांश देखने लग जाएंगे। तुम्हारा कोर्स पूरा करा के ये ट्रेन उनके प्लेटफॉर्म पे चल जाएगी, फिर उनका काम हो जाएगा। फिर वो, मैं तो देखो दही बनाने वाला हूं, मैं तो दही बनाऊंगा, और फिर सारांश सर उस दही में से मक्खन निकालने वाले हैं। तो फिर वो तुमको बिलोनी चला चला के तुम्हारा मक्खन निकालेगी, ताकि तुम्हें अच्छी रैंक की तरफ लेकर। तो ये सारा प्रोसेस सेट है। लेकिन मेरी इच्छा है यार, इस बार 2027 में सिंगल डिजिट रैंक लानी है। और मैं तो कहता हूं कि कोशिश तो करें, अपना क्या घटता है यार। अरे यार देखो, सिंगल डिजिट की ट्राई करेंगे तो 2 डिजिट में तो लेकर आएंगे। और एक बार बता देता हूं, घबराना मत, अभी की स्टोरी बताता हूं 2026 की। अपना एक इसराइल का बच्चा है, जेईई मेन 1 में 13 परसेंटाइल लाया। कितनी? 13। अब सोचो 13 परसेंटाइल वाले को तो घर वालों ने भी क्या बोला होगा। वो बच्चा जेईई मेन 2 में एडवांस के क्वालीफाई कर गया, और अभी आईआईटी रुड़की मिली इसको मॉक। अब बताओ 13 परसेंटाइल से आईआईटी रुड़की। इससे भी बड़ी स्टोरी एक और, 8 परसेंटाइल, 8 परसेंटाइल ओनली, उस बच्चे को आईआईटी अलॉट होगी 1 साल में तैयारी करके। इसका मतलब साल भर अगर तैयारी कर ली तो लाया जा सकता है। एनीवे, देखो मैं तो हार नहीं मानूंगा, मैं तो पीछे पड़ा रहूंगा कि भैया लानी है तो लानी है। अब तुम्हारे पीछे भी पड़ा रहूंगा। अब बात करते हैं एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। मैंने पूरा प्लानर बता दिया, घबराना मत। ताकि जेईई 1 में सेट आए, कहानी खत्म, ताकि रिलैक्स होकर एडवांस के बोर्ड की तैयारी करें। अब बात करते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कि 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट हर बच्चे का वीक होता है। ज्यादातर का मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री आता है, थर्ड नंबर पे फिजिक्स आती है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। ऐसा तो कोई माइकल आर पैदा नहीं हुआ जिसके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग, कंपैरेटिवली एक सब्जेक्ट तो वीक होता है। तो जिसका मैथ्स है, मैथ्स की टिप्स दे देता हूं आज। बोलो किस किस का मैथ्स वीक है, जिसको मैथ्स में डर लगता है या क्या है? ज्यादातर का है। तो चलो एक काम करता हूं, अब सुनो मेरी बात, मैथ्स में कैसे पार पानी है। और जिसका अगर मैथ्स में डर भी नहीं लग रहा है, वो अगर मेरी बात सीख जाओगे तो तुम्हारे मैथ्स में नंबर बढ़ जाएंगे अगले टेस्ट में। आज सीक्रेट बताऊं? तो देखो मैथ्स में
नंबर लाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले तो कि जो लेक्चर है उस लेक्चर के जो इलस्ट्रेशन है, क्लास इलस्ट्रेशन, उनको दोबारा से घर पे करो, पहली चीज, क्योंकि वहां से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो वो उनके दिमाग से कराते हैं, और फिर जब तुम एग्जाम में करते हो तो तुम्हारे क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते क्योंकि तुम्हें बीच की स्टेप पता नहीं होती। तो सबसे पहले तो क्लास इलस्ट्रेशन को दोबारा से नोट से करो, लेक्चर वीडियो लेक्चर में से करो, कैसे भी करो। अब दूसरी चीज बताता हूं, मैथ्स में तीन चीज इंपॉर्टेंट है, तीन चीज इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। जिसने तीन चीज पे कमांड कर लिया वो दुनिया में मैथ्स में 100% ला सकता है। देखो, पहली चीज फॉर्मूला, जो कि हर बच्चे को याद होना चाहिए। तुम में से 90% इसलिए अटकते हो, तुम्हें सारे फॉर्मूले याद नहीं है। मान लो एक चैप्टर में 50 है तो 50 के 50 याद होना चाहिए। तुम लोग 4 फॉर्मूले उसमें से बोलते हो और हर बार वो 4 बोलते हो। तो पहला फॉर्मूला, दूसरा प्रोफाइल, और तीसरा पैटर्न। फॉर्मूला, प्रोफाइल और पैटर्न। मैं बताता हूं इसका मीनिंग क्या है। फॉर्मूला, प्रोफाइल और पैटर्न का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताता हूं। एक चीज और बता देता हूं, आईआईटी के जितने भी सवाल लगाए, जेईई मेन हो या जेईई एडवांस हो, अगर आपको पैटर्न देखना आ गया तो आपको मैं गारंटी दे दूं क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन लिखा होता है। ऐसा चश्मा आज आपको मैं दूंगा जिससे कि तुम्हें क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखा हुआ नजर आ जाएगा। बोलो, बताऊं एग्जांपल देके? चलो बताता हूं। देखो, फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, जैसे एक सीक्वेंस सीरीज चैप्टर लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी पूरा फोकस करो। सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है, इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, जैसे एपी पढ़ते हैं। एपी में अपन सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, टर्म काढायचं, क्या पढ़ते हैं, n टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो एक फॉर्मूला हुआ, लेकिन इससे पहले भी एक चीज और पढ़ते हैं आप, तुम ये भूलते हो, d इज इक्वल टू tn माइनस 1। पढ़ते ही नहीं पढ़ते, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला d इज इक्वल टू tn माइनस 1। कभी कभी d पे भी सवाल आ जाता है। फिर सम का फॉर्मूला पढ़ते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अर्थमेटिक मीन का पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ये सब चीजें कहलाती है फॉर्मूले। तो जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होना चाहिए। फिर प्रोफाइल्स, अब जैसे मान लो सम का फॉर्मूला है, पर उस फॉर्मूले पर कितने तरह के सवाल बनते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल। ठीक है? और जैसे स्पेशल टाइप की सीक्वेंसेस हैं, एजीपी है, ये सब प्रोफाइल्स कहलाते हैं। और पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है क्वेश्चन में। तो क्या होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं ना बेटा, ये मैथ्स का मेरा मास्टर स्ट्रोक है, समझना। हम पहले फॉर्मूला लर्न करते हैं, कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं, फिर फॉर्मूला लर्न करते हैं, फिर प्रोफाइल लर्न करते हैं, और फिर क्वेश्चन से पैटर्न को पकड़ते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उल्टा चलना पड़ता है। पहले पैटर्न पे फोकस करना पड़ता है, पैटर्न से प्रोफाइल पकड़ना पड़ता है, और प्रोफाइल से फॉर्मूला पकड़ना पड़ता है। समझ गए? अगर मैं पहली सीढ़ी फॉर्मूला, दूसरी सीढ़ी प्रोफाइल, तीसरी सीढ़ी पैटर्न, जब उतरूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा? पैटर्न, फिर प्रोफाइल और फिर फॉर्मूला। चलो, तो अब तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूं, देखिए कौन कौन मेरी बात समझा। नेचुरल नंबर्स कौन कौन जानता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। यस और नो? जानते हो? तो क्या, अब देखो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर्स का सम n नंबर्स तक, तो मैं क्या पूछ रहा हूं? फॉर्मूला। अब प्रोफाइल क्या है? सिग्मा n। पढ़ा था सीक्वेंस सीरीज में सिग्मा n की वैल्यू क्या होती है, तो ये प्रोफाइल कहलाएगा। और फॉर्मूला क्या है? सिग्मा n। बताओ ईमानदारी से कितने लोगों को सिग्मा n की वैल्यू याद है? और अगर नहीं है तो बेटा तो फॉर्मूला भूल गए, फिर मैथ्स कैसे होगी? ये क्राइम है, ये क्राइम है। अगर सिग्मा n बराबर n इंटू n माइनस n इंटू n प्लस 1/2 याद नहीं आया तो ये क्राइम है बेटा, इसके बिना मैथ्स नहीं होगी। कितने लोगों को फॉर्मूला याद नहीं आया था? उदिता, तुम्हें आ गया था? फिर तो बेटा तो क्राइम है। अब तुम सोचो यार, पूरी की पूरी चीज कर ली लेकिन फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? मनदीप, तुम्हें फॉर्मूला याद आ गया था? दिव्यांशु, सिग्मा n का फॉर्मूला? नालायक, गधे,
बाजी इतने से फॉर्मूले तुम भूल जाओगे तो कैसे मैं करोगे, बदनाम करोगे मुझे। सब लोग आज कमिटमेंट करो, सारे फॉर्मूले याद करोगे, रटोगे। फॉर्मूले रटने की चीज है। सीक्वेंस सीरीज में जितने भी चैप्टर हैं, आने वाले चैप्टर में फॉर्मूले लिखो, अपनी दीवार पे चिपकाओ, उनको रटो। ठीक है, ये कहलाता है फॉर्मूला, वो कहलाता है प्रोफाइल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, यही होते हैं अप टू n स्क्वायर। अब समझ मेरी बात। अब मैं इसमें पैटर्न बनाता हूँ। प्रोफाइल तो क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, समझ में आ रहा है सबको। अब अगर मैं इन सबके बीच में प्लस लगा दूं तो बताओ, ये एक प्रोफाइल हो गया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, यस और नो। अब कितने लोगों को इसका फॉर्मूला याद है? बाप रे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई धन्य श्री, क्या भाई ये क्या चलेगा? रंजी फॉर्मूला याद नहीं है नालायकों? फॉर्मूला याद है कि नहीं है? बता, बोल मुंह से, मैं तेरे लिप्स से ही समझ जाऊंगा कि सही बोल रही है। n इंटू n-1 इंटू 2n-1 अपॉन 6, यही होता है ना। अब बताओ यार, ये तो क्राइम है अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो तुम कर पाए कि नहीं कर पाए? तो देखो सवाल को अपन ने कैसे सोल्व किया। पहले तो दिमाग में ये आया यार, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स है, अब उसे प्लस लगा के तो समझ गया पैटर्न है, पैटर्न से प्रोफाइल आया, प्रोफाइल से फॉर्मूला है। अब मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, सपोज मैं अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दूं तो, जैसे अब देखो पैटर्न बनाना सिखा रहा हूं, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। अरे क्या पेन यूज करना, मुंह जवानी सोल्व करो। अब पैटर्न पकड़ो, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब देखो मेरे से सीखो पैटर्न का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो पैटर्न ये कहता है, ये चीज पकड़ो कि यार यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर लिखे हुए हैं, यस और नो। और जो ओड नेचुरल नंबर है उसके आगे तो प्लस लगा हुआ है और इवन नेचुरल नंबर्स के आगे माइनस लगा हुआ है, यही है ना। देखो पैटर्न, मैंने सवाल बना दिया। अब अगर ये 2026 में सवाल आएगा, आता तो कहां तक आता है? 2026 स्क्वायर तक जेई में आता तो। लेकिन तुम्हारा ईयर कौन सा है? 2027। तो बताओ ये कहां तक आएगा? प्लस 2027 स्क्वायर या माइनस 2027 स्क्वायर? कौन बताएगा? प्लस 2027 स्क्वायर, क्योंकि ओड के साथ प्लस आ रहा है। पैटर्न पकड़ लिया? तो बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगी कि इवन होंगी? ओड होंगी। अब बताओ जिंदगी में कभी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है क्या, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर? क्लास 8th में, 7th में, 9th में प्रोफाइल चमकाओ, प्रोफाइल चमकाओ। ये जेई में आया हुआ सवाल है जो तुमसे सोल्व करा रहा हूं। कितने लोगों को चमक गया कि सर हाँ एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगता है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो तुम्हारे सामने मैजिकली सोल्व करता हूं। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दो फैक्टर हुए, क्या क्या हुए? 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हुआ, 1 प्लस 2 3 हुआ। अगला बताओ 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 1 और 3 प्लस 4 7। पहले में आएगा 3, दूसरे में आया 7, नेक्स्ट में आएगा 11, फिर आएगा 15। एपी बनी कि नहीं बनी? देखो पैटर्न से हम प्रोफाइल पे आ गए, प्रोफाइल से फॉर्मूले पे आ गए, सारे सोल्व कर दिया। और लास्ट में क्या बचेगा? प्लस 2027 का स्क्वायर ऐड करो, कहानी खत्म करो। ये है आईआईटी क्रैक करना रैंक 1 से। मेरे जितने भी रैंक 1 वाले होल्डर वाले हैं ना बच्चों, इन्होंने मैथ्स में इस मेरी टेक्निक को यूज कर लिया। तुम आज ही देख लेना, तुमने पिछले 5 दिन में जो भी सवाल किए, अगर तुमने पैटर्न पकड़ना शुरू कर दिया तो मैथ के सवाल यूं होंगे, यूं। आज ही चेक कर लेना तुम, तो जो भी तुम्हारा चैप्टर चल रहा हो। लेकिन फॉर्मूला, प्रोफाइल और पैटर्न, बस कितने लोगों को समझ में आ गया? कर सकते हैं ना? ऐसे तो सवाल बनते हैं, गटमट 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 गटमट। दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला, प्रोफाइल एंड पैटर्न। ठीक है, अब तुम्हारी एक और समस्या बताता हूं, सर फॉर्मूले याद ही नहीं होते। अभी नालायक का भी वो इसको डांट लगाई थी मैंने। हाँ,
जिसको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे थे, अभी अभी देखता हूँ उसकी शक्ल, उसने छुपा लिया खुद को। उदिता, फॉर्मूले याद नहीं आए थे ना, नालायक। अब देखो तुम लोग कितने नालायक हो, कितने अव्वल दर्जे के नालायक हो, मूर्ख हो। तुम कहते हो तुम्हारे को फॉर्मूले याद नहीं होते। तो भाई एक चीज बताओ, 10th क्लास की एसएसटी कैसे पास कर ली तुमने? 10th क्लास की एसएसटी से भयानक तो रटने वाली चीज दुनिया में आई नहीं। तेरे 10th क्लास की एसएसटी में पास होगी थी क्या तू? होती था? कैसे हो गई यार? बताओ यार, एसएसटी जैसी भयानक चीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यार क्या क्या सवाल आते थे बताओ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अब मेरे खानदान में कोई फ्रांस में नहीं गया, मुझे कैसे पता चलेगा फ्रांस में क्या हुआ? और एक बात बताओ, मुझे क्या लेना देना फ्रेंच रिवॉल्यूशन से? मैं ना उस टाइम पैदा हुआ और ना आज फ्रांस में वो लोग बचे जिन्होंने रिवॉल्यूशन किया। एक बार बताओ, उसका कोई रिलेवेंस है क्या? फिर भी ईमानदारी से बताओ, क्लास 9 या 10 में चैप्टर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तुम सही सवाल याद करके करके आया कि नहीं है? जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई मैथमेटिकल नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुमसे याद नहीं होते? भ्रम है ना मन का, झूठ बोलते हो। अरे जो बच्चा एसएसटी याद करते है, वो बताओ मुगल, अब मुगल पढ़ाते हैं साहब हिस्ट्री में। अरे मुझे क्या लेना देना, हुमायूं का लड़का अकबर था कि अकबर का लड़का हुमायूं था, मेरे को क्या लेना देना? ताजमहल किसने बनाया, मुझे क्या लेना देना? मेरे को कौन सा ताजमहल बनाना है? तो अल्टीमेटली जब सोचो, वो क्या क्या लड़ाइयों के बारे में बात करते थे यार। पानीपत की लड़ाई, अब मैं 3 बार तो पानीपत हुआ है, पर मुझे कोई लड़ाई नहीं दिखी वहां। अब उसके बारे में पूछते हैं, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? चलो तो में से कौन अभी इसका आंसर कर सकता है? सबको रटवा याद है, 1793 में हुई थी या ये से हुई थी। रट के अब तुम तो मतलब 20 रटने के उस्ताद आदमी हो, इसलिए मैथ्स के फॉर्मूले क्यों भूलते हो? अगर आज से कोई मैथ्स के फॉर्मूला भूला ना, इसका तरीका बताता हूँ। इसलिए बेटा तुम्हारी पावर बहुत है, रटने की पावर तो तुम्हारी इतनी जबरदस्त है। तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसीलिए तो डर कम लगता है, क्योंकि तुम रट लेते हो। अरे तुमने तो 10th क्लास में आर डी शर्मा के सवाल रट के मैथ्स पार करी है, झूठ क्यों बोलते हो? तो रटने में तो तुम उस्ताद हो, इसलिए उस रटने की पावर का यूज करो बेटा, फॉर्मूले याद करो, इसके बिना मैथ्स में काम नहीं चलेगा। वी नीड टू मेमोराइज द फॉर्मूला मैथ्स। अगर मैथ्स में कमांड करना है तो फॉर्मूला, प्रोफाइल और पैटर्न, फॉर्मूले तो पढ़ने ही पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इसका तरीका बताता हूँ क्या करना चाहिए। अगर मान लो एक चैप्टर है, काउंट करो, ऐसे नहीं होता, काउंट करो, 47 फॉर्मूले मान लो, तो लाइन से 47 फॉर्मूले उसी सीक्वेंस में याद निकलना चाहिए। और एक चीज गौर करना, अगर 47 में से 4 फॉर्मूले ऐसे हैं जो तुम भूल रहे हो, जिंदगी भर उन्हीं फॉर्मूलों को भूलोगे, तो तुम्हें सारे फॉर्मूले याद नहीं करने, तुम्हें सिर्फ उन 4 फॉर्मूलों को याद करना है। अब ये कैसे याद हो, मैं बताऊं क्या होना चाहिए। पहले कागज पे फॉर्मूले लिख लो। बचपन में याद है तुम्हारी मम्मी कैसे याद कराती थी? इधर क्वेश्चन लिखे होते थे, इधर आंसर, और हाथ से छुपा लेती थी, फिर एक आंसर तुम याद करते थे। ऐसे तुम फॉर्मूले को छुपाओ और याद करो। और जो फॉर्मूला याद नहीं आया ना, उसके लिए एक कस के थप्पड़ लगाओ खुद के, और ऐसा थप्पड़ लगाओ कि पूरी उंगलियां छप जाए। करो ना पैरालाइज। और तुम्हारे से नहीं लाई जा रहा थप्पड़ तो मुझे बुला लो, और घर में चिपका लो यार, हर जगह चिपका लो। टेबल, स्टडी टेबल पे बैठे हो, जो फॉर्मूला याद नहीं हो वहां रख लो, बार बार निकल जाएगी, याद हो जाएगा। कुल मिलाकर जिद पालो, फॉर्मूले याद करो। तो देखो भाई, मैथ्स में तो नंबर बढ़ाने का यही तरीका है। चाहो तो नए सिरे से कर लेना। कितने लोगों को मेरी टेक्निक समझ में आ गई? फॉर्मूला, प्रोफाइल, पैटर्न, एफपीपी, सबको आ गई? आज ही आजमा के देख लेना, और तुम देखना तुम पैटर्न से किस पर आना है, प्रोफाइल पे, और प्रोफाइल से किस पर आना है, फॉर्मूला आना है, राइट? ऐसे ही फिजिक्स की बात हो बेटा, तो फिजिक्स का भी है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तुम्हारे बेसिक कमजोर होते हैं, जैसे मैकेनिक्स में कमजोर होते हैं, तो बेसिक्स पे ध्यान दो। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किटरी कैसे बनाते हैं। केमिस्ट्री में जिनको प्रॉब्लम आती है, नॉर्मली जिनको ऑर्गेनिक में आ रही है, तो वो ऑर्गेनिक में अभी तो चालू ही है तुम्हारी, पर रिएक्शंस में इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो कुल मिलाकर हर सब्जेक्ट की एक तासीर है, उसको तैयार करो। अब बात करते हैं एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका बता दिया, अब कितने घंटे पढ़ा जाए सब? स्कूल कोचिंग को मिला के 13 घंटे बस।
इंटरवल में भी तुम्हारा दिमाग काम करता रहता है बेटा, तुम कम कम कैलकुलेट करते हो, फिर खुशी नहीं होती, ज्यादा कैलकुलेट करना चाहिए। अगर 5 घंटे पढ़ाऊं तो 5.25 घंटे कैलकुलेट करूंगा, इससे खुशी मिलती है, अरे 5.25 घंटे पढ़ लिया। मिलती है कि नहीं मिलती? और तुम्हें भी पता है यार, जब 2 क्लास अटेंड करते हैं, बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है, पर दिमाग तो काम करते रहता है, दिमाग थोड़ी सोता है, तो ब्रेन इज वर्किंग। तो 3 क्लास है तो 5 घंटे का लोड है, और अगर 4 क्लास है तो 6.5 घंटे तुम पढ़ रहे हो। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और उसके अलावा जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, स्कूल में भी तुम यूज करो, उसको भी काउंट करो। 13 घंटे तुम्हें पढ़ना है, 7 घंटे सोने के, 2 घंटे खाने पीने के, 1 घंटे मौज मस्ती का, 10 घंटे बिताओ, 14 घंटे बचे, 14 में से 1 घंटा और तुम्हें एक्स्ट्रा दे दिया, कभी बैकलॉग हो ये हो तो उसको कवर कर लो, बाकी 13 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है। और ऐसा नहीं जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनका भी होता है। अब बात करते हैं 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, उसको मैनेज कैसे करें। अब मैं बताता हूं, अगर मेरे पास 6 घंटे हैं पढ़ने के लिए, सपोज करो, तो मैं उसके 4 टुकड़े करूंगा। 3 टुकड़े तो दूंगा, एक फिजिक्स को, एक केमिस्ट्री को और एक मैथ्स को, समझ में आ गया। और एक टुकड़ा दूंगा जो मेरा सब्जेक्ट वीक है उसको एक्स्ट्रा। सबको क्लियर है? जैसे अगर मेरे पास 4 घंटे सेल्फ स्टडी के हैं, तो बताओ मैं 4 टुकड़े क्या करूंगा। 1 घंटा फिजिक्स का, 1 घंटा केमिस्ट्री का, 1 घंटा मैथ्स का, और 1 घंटा जो बचा वो जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसको दूंगा। 1 या 2 महीने में वो वीक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि हम रोना तो रोते हैं, वीक सब्जेक्ट को कवर नहीं करते। बस ये काम आज से करना है। बोलो कौन कौन करेगा? अरे मैं तो कह रहा हूँ 2 ही घंटे हैं तो 4 टुकड़े कर लो ना यार, करके तो देखो, रोते रहने से क्या होगा, वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तरीका मैंने बता ही दिया है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो ये वीक सब्जेक्ट कवर करने का तरीका है। अब मैं बात करूं बैकलॉग जिसका हो गया, जो कि जिससे तुम बहुत डरते हो, तो देखो पहली बात, बैकलॉग थ्योरी का नहीं होता है बेटा, वो बैकलॉग प्रॉब्लम्स का नहीं होता है। अगर आपके क्वेश्चन पेंडिंग है, 2A पेंडिंग है, 2 पेंडिंग है, कोई भी एक्सरसाइज पेंडिंग है, तो उसको बैकलॉग मत मानना। क्वेश्चंस का बैकलॉग कभी भी नहीं होता, वो तो इनफाइनाइट है, कितने करोगे। लेकिन थ्योरी का बैकलॉग होता है, इसलिए अपनी नई डेफिनेशन लिख लो। अगर कोई चैप्टर की क्लास नहीं करी, किसी की थ्योरी नहीं पढ़ी, कोई चैप्टर छूट गया, तो उसका बैकलॉग माना जाएगा। बाकी प्रॉब्लम्स का बैकलॉग नहीं माना जाता। अब बताओ ईमानदारी से, कितने लोगों का थ्योरी का बैकलॉग है? नहीं है ना बेटा। अगर अजिन तेरा है तो तू एक्स्ट्रा जो मैंने चौथा घंटा बताया था, उसमें तू रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से देखकर उसको कवर कर ले, है ना। प्रॉब्लम मत कर भले तू, लेकिन लेक्चर 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 करे। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले जब बैकलॉग की डेफिनेशन मैंने की थी, 90% तुमको चिंता सता रही थी कि बैकलॉग है, यस और नो? बेटा क्वेश्चन तो इनफाइनाइट है, कितने करोगे? और टीचर तो भर भर के देते हैं, टीचर तो कसाई है। फिजिक्स वाले फिजिक्स के देंगे, मैथ्स वाले मैथ्स के देंगे, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री के देंगे, किसी को दया थोड़ी ना आती तुम्हारे पास। बेचारा बच्चा नन्ही सी जान पड़े भी सही, प्रॉब्लम भी करे, टेस्ट भी दे, भाई बच्चे की जान लोगे क्या? इसलिए होमवर्क का बैकलॉग कभी भी मत मानो बेटा, बिना बात दुखी हो रहे हो, थ्योरी पे काम करो, ठीक है। थ्योरी का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अब एक बार बताओ, अगर कोई आज ये कसम खा ले कि एंड तक या नवंबर तक की तो क्लासेस हैं, अगर तुम ये कसम खा लो कि नवंबर तक एक भी क्लास नहीं छोड़ूंगा, तो बताओ थ्योरी का बैकलॉग बनेगा क्या? बनेगा ही नहीं। तो बैकलॉग की तो कहानी खत्म कर दी, दुश्मन को परमानेंट ही मार दिया। तो आज कसम खा लो, एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे आपसे। बोलो कौन कौन खा रहा है? देखो कसम, सच्ची कसम खाना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। इस बार कसम खाओ तो आईआईटी की कसम खाना। सबसे पहले तो आईआईटी है, मैं छोड़ो बात है, कभी नहीं छोड़ो, पर यार मैं वो क्लासेस छोड़ रहा है, तुम्हारी जान है, छोड़ी नहीं निकली तो बस छोड़ी। तो रिकॉर्डिंग भी दे रहा है यार, अगले दिन कवर कर लो भाई, संडे को कवर कर लो, पर क्लास मत छोड़ो, मेरा मतलब ये है। अगर उस दिन किसी कारण से कर पाए, अगले दिन कर लो, स्कूल की छुट्टी कर लो। तो बोलो कौन कौन अब बैकलॉग नहीं बनेगा? पक्का है? वो भी सभी बैकलॉग अभी तो तुम्हारी स्कूल की भी छुट्टियां चली है,
अभी तो जानो ना यार, एक करोड़ को कितना टाइम लगेगा? बैकलॉग क्लियरिंग मंथ जून 2026, बैकलॉग क्लियरिंग जून 2026, 30 जून के बाद कोई बैकलॉग नहीं बचना चाहिए चोरी का। ऋषभ देशमुख क्वेश्चन में क्यों बेटा? ठीक है, बैकलॉग भी सत्यानाश कर दो, हटा दो जीरो से बैकलॉग। अब होमवर्क को कैसे करें? होमवर्क करने का तरीका बताता हूं। इसके लिए टेक्निक ए बी टेक्निक, ए बी सी टेक्निक। जब टाइम कम हो और होमवर्क ज्यादा हो तो होमवर्क कैसे करना चाहिए उसकी टेक्निक बताता हूं। दैट इज कॉल्ड ए बी सी। अब मैं समझाता हूं ए बी टेक्निक क्या होती है। मान लो मेरे पास एक सब्जेक्ट का होमवर्क करने के लिए 1 घंटा है, दिन भर में 4 घंटे मिले। मैंने 1 घंटा फिजिक्स को दे दिया, केमिस्ट्री को, एक मैथ्स को और 1 घंटा बैकलॉग को दे दिया। अब मेरे पास फिजिक्स होमवर्क करने के लिए 1 घंटा है ना। अब मान लो मेरे को दे दिए 25 सवाल और एडवांस के। अब मुझे भी पता है कि यार 25 सवाल तो मैं नहीं कर सकता, 1 घंटे में जेईई के सवाल कैसे बनेंगे 25? तो बताओ मैं कैसे मैनेज करूंगा? मैं बताऊं क्या करूंगा। मैं इस 1 घंटे के 3 टुकड़े करूंगा। पहला टुकड़ा होगा 40 मिनट्स का, कितना? 40 मिनट्स। दूसरा टुकड़ा होगा 15 मिनट्स का और तीसरा टुकड़ा होगा 5 मिनट का। 3 पार्ट मैंने बांट दिया। 40 मिनट, जितना भी घंटे का टाइम उस रेशियो में बढ़ा लेना। 40 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स। मैं क्या करूंगा? 25 सवाल है तो मैं 10 सवाल तो करूंगा 40 मिनट में, एक कैटेगरी में। हर कोई एक सवाल लेके उसको एक कैटेगरी में 40 मिनट तसल्ली से सोल्व करता। समझ गए मेरी बात? पूरा टाइम देख जैसे सोल्व करूंगा तो मुझे क्या है, ये भी नहीं मैंने फटाफट सॉल्यूशन देख लिया, क्या कर लिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से सवाल सोल्व कर। फिर अगले सवाल मैं 15 मिनट में करूंगा बी कैटेगरी में। अब उसमें क्या करूंगा? 1.5 मिनट तक सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो सॉल्यूशन देख लूंगा। तो कम से कम मैंने 10 सवाल और करीब 15 मिनट में। समझ रहे मेरी बात? 6 मेन में भी तो इतने करने पड़ेंगे और 5 मिनट में आती मैं 5 सवाल कर दूंगा। अब वो 5 सवाल कैसे करूंगा? 5 मिनट में, कोई कॉपी पेन यूज नहीं, सवाल पढ़ा, दिमाग में सॉल्व किया, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ऐसे होगा, ये फॉर्मूला लगेगा, वगैरह वगैरह, कहानी खत्म। और सॉल्यूशन पलट के देख लिया और देख लिया कि अपन जो सोच रहे थे वो सही है कि नहीं। अब 2 सिचुएशन कंपेयर करना। पहली सिचुएशन तो ये थी कि तुमने अभी 40 मिनट में कितने सवाल किए बेटा? 10 सवाल, ठीक है। आने वाले 20 मिनट में अगर उसी रफ्तार से सोल्व करते तो तुम 4 सवाल और करते, तो टोटल तुम्हारे 14 सवाल होते 1 घंटे में। यस और नो? मेरी टेक्निक से देखो कितने सवाल हो गए? 10 तो उसी तरीके से 10 और हो गए, 5 और हो गए, पूरे 25 निपटे के नहीं निपटे। तो मेंटली हमें सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं मिला? और अगले दिन सर क्लास में डिस्कस करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि हम बिल्कुल ब्लैंक बने, हमने सवाल ही नहीं किया, कहीं पढ़ा ही नहीं, तो मैं तो सवाल ही समझ में नहीं आएगा। क्योंकि क्लास में जैसे सर कहते हैं सबको आ गया, तो कई लोग हाथ खड़ा कर देते हैं आ गया, जबकि उनको आता ही है। तो क्लास में भी समझ में आएगा। अब बात यह है कि ये जो सी कैटेगरी के सवाल जो तुमने किए ना बेटा, ये तुम मार्क कर लेना, दोबारा से करने, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है, ये दोबारा से तुमसे नहीं होंगे। कर लो, उससे भी छूट दे, समझ लो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। और ये नहीं किए हुए सवालों की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन इसलिए मैं करवा रहा हूँ इनको 5 मिनट में कि अगले दिन जब सर सवाल कराएं तो तुम्हारा सवाल पड़ा हुआ होना चाहिए, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि तुम इसमें कहां टकरे हो। समझ रहे हो मेरी बात? बस ये बेटा मैं बरसों से ये टेक्निक यूज करवा रहा हूँ बच्चों से, एबीसी टेक्निक यूज करके देखना, अच्छा लगेगा। तो होमवर्क कैसे मैनेज करना है बता दिया, बैकलॉग कैसे मैनेज करना है बता दिया, वीक सब्जेक्ट कैसे मैनेज करना है बता दिया। अब बात करें टेस्ट की। टेस्ट एक भी मत छोड़ो, ठीक है। और एक सेपरेट सेशन रखूंगा सारांश गुप्ता सर का कि टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, वो इटसेल्फ एक 1.5 घंटे का सेशन। अभी तो मैं यही कहूंगा कि टेस्ट में मार्क्स अगर इंप्रूवमेंट करने हैं तो सबसे पहले तो टेस्ट का एनालिसिस करो, 20 पेज की जो रिपोर्ट मिली उसको देखो, उसमें कौन सा प्रोफाइल छोड़ रहे हो। वैसे मैंने जो आज टिप्स दिए हैं इससे 5 से 10% तो तुम्हारी परफॉर्मेंस वैसे ही बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको एक छोटी सी टेक्निक तो बता देता हूं। अगर मान लो 300 नंबर का टेस्ट है जेईई मेन का,
और तुम्हारे 80 नंबर आ रहे हैं, तो ये मत करना कोशिश की अगली बार में 150 नंबर आ जाए, नहीं। डेल्टा एक्स, अगर अभी 80 आ रहे हैं तो अगली बार ट्राई करो 90 या 100 आए। समझ में आ रही मेरी बात? छोटा 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 सा इंप्रूवमेंट करो। तुम क्या करते हो, हार या पार, या तो जीरो पे आउट होंगे या 1.5 सेंचुरी बनाएंगे, नहीं। डेल्टा एक्स लाइफ की थ्योरी है, अचीवेबल टारगेट होना चाहिए, क्योंकि उस चक्कर में तुम कुछ ही नहीं कर पाते। जैसे मैं बताता हूँ, मान लो मेरे को नंबर सबसे ज्यादा कट रहे हैं केमिस्ट्री, और यार केमिस्ट्री तो मुझे आती थी, तो मैं क्या करूंगा, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग करूंगा और उनमें 2 क्वेश्चन ज्यादा करके मेरे 10 नंबर बढ़ा दूंगा। या सुनो, बेटर स्ट्रेटेजी है कि नहीं, जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा मेहनत कर लूंगा, और जब 10 नंबर बढ़ जाएंगे तो मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप पॉजिटिव होगा तो ट्रेन ऊपर बढ़ेगी। अगले टेस्ट में फिर 10 नंबर, अगले टेस्ट में फिर 10 नंबर, ऐसे 10-10 नंबर बढ़ाते जाओगे तो मैं तो 2 टेस्ट लेने वाला हूं तुम्हारा अब तक, तो तुम तो 300 में पार कर जाओगे ऐसे। इसलिए ये टेक्निक होती है डिवाइड एंड रूल, जैसे अंग्रेज करके गए थे ना, छोटे छोटे से टुकड़ों में काम करो। दूसरा, टेस्ट में डर खत्म करो। कैशव की मम्मी ने भी ज्वाइन किया है, नमस्कार सब। जिनके भी पेरेंट्स उनको मेरा नमस्कार। तुम्हारा कंसंट्रेशन जबरदस्त है भाई, जब से पैन खा रहा है तू, व्हाट ए कंसंट्रेशन यू हैव, तो पता ही नहीं चल रहा कि तुम क्या कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन। भाई लड़के, तू तो आईटीएन बन गया। मैं 1 घंटा हो गया मेरे सेशन को, 1.5 घंटा मैं देख रहा हूं जब से पैन चबा रहा है, ये कोई नाखून चबा रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये 2 कृष्णा है यहाँ पर, एक कृष्णा कुशवाहा। कृष्णा कुशवाहा तो बिल्कुल ऐसे सिंसियरली सुन रहा है, आंखें भी नहीं झपक रहा। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल कितना जबरदस्त है। तुम लोग भाई क्या खा के पैदा हुए हो यार, किस मिट्टी के बने हुए हो। 10:30 बजे से मैंने सेशन शुरू किया, 12 बजने को है, तुम क्या कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हो। रियली ग्रेट, बहुत उन्नति करोगे तुम लोग जिंदगी में, देख लेना। तुम्हारी विल पावर, तुम्हारा डिटर्मिनेशन, तुम्हारा कंसंट्रेशन जबरदस्त है। ईमानदारी से बताओ, किसी को मोबाइल की याद आई क्या अभी सेशन में? नहीं। भूख प्यास याद आई क्या? नहीं आई। थकान महसूस हुई क्या? नहीं हुई। बिकॉज तुम्हारे अंदर पावर है, तुम्हारे अंदर कंसंट्रेशन है, तुम्हारे अंदर फोकस है। आप सोचो ना, 518 बच्चे अभी भी सेशन को सुन रहे हैं 1.5 घंटे से। तो टेस्ट एनालिसिस जरूर करो। टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट का एनालिसिस, क्या कमी है। अरे तुम आईना देखते हो, किस लिए देखते हो? चलो मैं तुमसे बताता हूँ। तुम लोग जब तैयार होते हो ना, काफी टाइम उसमें वेस्ट करते हो। अपनी शक्ल देखी नहीं क्या कभी? और एक बार बताओ, हर बार जब कहीं तैयार होते हो, क्यों रोज आईना देखते हो? अब मैं साइंटिफिकली तुम्हें कुछ चीज समझा रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दो। आईना क्यों देखते हो, मिरर क्यों देखते हो? चलो बताओ। मैं चांगला दिसतोय का नाही? अरे बोलो। अरे तुमको आईना देख के क्या जरूरत है, तुम्हारी शक्ल तो तुम रोज देखते हो, अंधेरे में भी पहचान जाओ। फिर हम मिरर इसलिए देखते हैं ताकि हमारे बाल बाल सही है कि नहीं है, हम कैसे लग रहे हैं, यही तो देखते हैं। कोई कमी हो तो सही कर लें। मान लो मेरा कॉलर सही नहीं है तो मैं खट से ऐसे कर लूंगा, बाल बने हुए तो ऐसा कर लूंगा, चश्मा है तो यूं कर लूंगा, यही तो करने के लिए है। सिमिलर वे टेस्ट इज ए मिरर। टेस्ट हमारे को बताता है हम फिजिक्स में कहां गड़बड़ कर रहे हैं,
मैथ्स में कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो टेस्ट इज ए मिरर। टेस्ट को नंबरों के लिए मत दो बेटा, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। फाइनल टेस्ट तो एग्जाम में होगा, गलतियां एग्जाम में नहीं करनी, हमें जितनी भी गलतियां करनी है अभी करनी है। तो टेस्ट का डर खत्म करो, राइट। तो ये देखो मैंने तुमको इसके बारे में भी बता दिया। तो तुम्हारी आज काफी कहानियां खत्म कर दी, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, डर कैसे खत्म किया जाए, होमवर्क कैसे किया जाए, टेस्ट कैसे दिया जाए, टाइम मैनेजमेंट के लिए भी मैंने बता दिया कि 13 से 14 घंटे करना है। स्लीप साइकिल के बारे में भी बात कर दी। जिनके बैचेस शाम को हैं, तो कई बच्चे मैंने देखा सुबह 2:30 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ते रहते हैं। अब मुझे भी नहीं पता वो पढ़ते हैं कि क्या करते हैं, क्योंकि रात में भाई पढ़ना तो मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बेटा थोड़ा सा जल्दी शिफ्ट करो, ठीक है। स्लीप साइकिल को थोड़ा सा जल्दी शिफ्ट करो, अभी से थोड़ा थोड़ा कम करो, नहीं तो आगे जाके तकलीफ आएगी जेईई पेपर देने में, है ना। मतलब 2 बजे 1:30 बजे के बाद तो मत जाने दो, हाईएस्ट है। और अगर उससे पहले सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है। तो अभी से सुधारना शुरू करो। अच्छा, कितने बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि सर सोने के बाद भी बहुत देर तक नींद नहीं आती है, बहुत देर में नींद आती है, सवाल चलते रहते हैं, डर चलता रहता है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, ऐसा होता है। चलो आज मैं सिखाता हूँ तुमको एक टेक्निक। कल रात को सेशन में मैंने सीखा था, बच्चों के कमेंट आ गए कि सर कल शाम को सेशन लिया था और मेरे पास 15 बच्चों के कमेंट भी आ गए कि सर हमको आज बहुत गहरी नींद आई। मैं बताता हूँ तुम्हारे को, लेट नहीं किया तो एक मेडिटेशन सिखाता हूँ, साइंटिफिकली प्रूव करके। वो मेडिटेशन अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारे को नींद बहुत अच्छी आएगी। बताऊं क्या करना है, उसका लॉजिक भी बताऊंगा। कि आपको ये करना है बेटा कि सोने से पहले गहरी सांस लेनी है, अंदर लंग्स में और पेट में सांस भर लो और उसके बाद सांस को रोक लो। बहुत ज्यादा सांस मत रोक लेना, नहीं तो निमट जाओगे। सांस को रोक लो, काउंट करो, जैसे मैं रोक के बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे धीरे धीरे गिनती मन में बोलना। मैं तो देखो 30 तक रोक सकता हूं, मेरी तो प्रैक्टिस में है, लेकिन तुम 10 12 से ज्यादा नहीं रोक पाओगे। जैसे ही तुम ये सांस रोकने की कोशिश करोगे, 5 से 6 बार अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा ब्रेन स्लीप मोड में चला जाएगा। जैसे मोबाइल में एरोप्लेन मोड होता है ना, अब मैं बताता हूँ क्यों, लॉजिकल समझना। देखो हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन को कौन एक्टिव करता है? ब्लड। ब्लड ब्रेन में जाता है, ब्लड किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन। नाही असं चेक करायला गेलेत, चेक करायला गेलेत। ब्लड का काम ऑक्सीजन को ब्रेन तक पहुंचाना है, ऑक्सीजन का काम न्यूरॉन पे एक्टिव करना है। अब एक चीज बताओ, इतना तो तुमने 8th क्लास में पढ़ा होगा, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, फिर हमारा लंग ऑक्सीजन को अलग कर देता है, बचता क्या है? कार्बन। नाही दुखत नाही असंच अब गेले। तो पता है जब हम सांस रोक लेते हैं तो हमारी जो ब्रेन में ब्लड की सप्लाई है उसमें ऑक्सीजन जाना कम हो जाता है, और जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा ब्लड के साथ, तो बताओ न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। और न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं होंगे तो ब्रेन क्या करेगा? सोने की तरफ चल जाएगा। दैट्स इट, सिंपल सा साइंटिफिक लॉजिक। चाहो तो आज ही कर लेना, और अगर ये टेक्निक काम कर जाए तो मेंटर को मैसेज कर देना कि भाई मेरे को नींद आ गई। कितने लोग समझ गए? दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, लंबी सांस भरनी है लंग्स में और पेट में। इवन आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हो, जिसको भी नींद नहीं आती उसके लिए रामबाण है, और रोग को जितनी देर तक रोक सकते हो। उस टाइम पर जो भी सवाल तुम्हारे मन में आ रहे हैं आने दो, लेकिन उस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा तुम्हारी भी पावर बढ़ जाती है स्पिरिचुअली। तुम अपने आप को बोलो मैं आइडियन बनने वाला हूँ, मैं आइडियन बनने वाला हूँ, ऐसा सोचना शुरू करो, तो तुम्हारी विल पावर बढ़ेगी, और फिर जब रोकोगे तो नींद आ जाएगी, राइट। तो पूरा करिकुलम अपना डिस्कस हो गया बेटा। अब लास्ट चीज ये कहूंगा, तुम लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, सिंसियर बच्चे हो। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत लकी हैं कि तुम्हारे जैसे बच्चे मिले हैं। जिद्दी बच्चे हो, सक्सेसफुल होने के लिए जो गुण चाहिए, जिद, जोश, जुनून और जज्बा, वो सब तुम्हारे।
दुनिया में तुम्हारे को तारीफ करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। आज मैं तारीफ कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा कि क्या वाकई में तुम इतने अच्छे हो क्या, इतना दम है क्या? पर है बेटा। जेई की तैयारी करने वाले कितने से लोग हैं? 4 करोड़ में से 15 लाख बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, तुम यू आर वन ऑफ देम। बताओ, तुम डिजर्व करते हो, इतनी मेहनत तुम्हारी डिजर्व करती है। 12 भी फोड़ेंगे, जेई मेन 1 भी फोड़ेंगे और जेई भी फोड़ेंगे, चिंता मत करो। फैकल्टीज तुम्हारे साथ हैं, मेंटर्स तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सारांश सर है, प्रतीक सर है। और यार ये तो देखो, तुम और हम लोग मिलकर जो दुनिया में कर रहे हैं, कोई और कर रहा है क्या? चलो मुझे तो एक चीज बताओ, अभी तक पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कोई भी डायरेक्टर, किसी भी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बच्चों के साथ 1.5 2 घंटे बैठकर इतनी बारीकी से कोई सेशन लेता है क्या? चलो बताओ, नहीं लेता ना। कारण एक ही है, तुम्हें जितनी जरूरत है रैंक की, परफॉर्मेंस की, मेरे को भी उतनी जरूरत है, मैं भी उतना ही देती हूँ। सारांश सर भी हैं, मेंटर्स भी हैं, मेंटर्स भी तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं। होमवर्क कोई चेक करता है क्या इंस्टीट्यूट? कोई नहीं करता। ये सब चीजें इस बात को शो कर रही है। और बेटा सबसे बड़ी बात तो क्या है, मुझे पता है आज ऐसा लग रहा है तुम्हारा सेशन लेने के बाद, इमोशनली अगर मैं बात करूं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अपन साल 2 साल से या 2-4 बार ही मिले। पता नहीं क्यों तुम लोगों को देखकर मेरा मन ही नहीं करता है कि सेशन को बंद करूं या दूसरा सेशन। ऐसा लगता है जैसे बरसों से एक दूसरे को जान रहे हो, ऐसा लगता है एलकेजी से तुम्हारे को पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल, मतलब आज मन की बात बताऊं, मतलब मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि, मतलब जैसे जो मेरी फीलिंग सारांश के लिए, प्रतीक के लिए रही ना हमेशा, वही फीलिंग तुम्हारे लिए आती है। ऐसा लगता है बिल्कुल, कोई कहता है कि तुम्हारे कितने बच्चे, कभी मुंह से निकलता है नहीं कि 2 बच्चे, ऐसा निकलता है 9 लाख बच्चे। रियली यार, तुम लोग बहुत प्यारे बच्चे, मन जीत लिया तुमने। मतलब वो कहता है ना कि दिल से दिल मिल गए, ऐसा लग ही नहीं रहा है। 1.5 घंटा कब निकल गया, ऐसा लग रहा है कि यार अपन बरसों से एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम लोगों की क्या फीलिंग है, मैंने तो ऑनेस्टली अपनी फीलिंग बताई है। ऐसा लग रहा है कि बस काफी टाइम से जान रहे हैं, तो बस मन से इस जीत को फील करते हैं। आज से ये फील करो कि तुम अकेले नहीं हो। हमेशा जब भी पढ़ो, ऐसा फील करना कि मैं तुम्हारे पास बैठा हूं। इवन टेस्ट देने जाओ, अटक जाओ किसी सवाल में, तो मुझे याद कर, तुम पाओगे कि मैं वहां आया हूं तुम्हारे को बताने। अच्छा, एक चीज और सिखा देता हूं, अगर कभी किसी टेस्ट में कोई सवाल नहीं बन रहा हो, तो मेरी एक टेक्निक है, आंखें बंद करो, 3 बार लंबी सांस लो, सवाल बन जाएगा। आंखें बंद करो, 3 बार लंबी सांस लो, सवाल बनने लग जाएंगे। ये बात आप करके देखो, सब कुछ होगा। तो बस एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। एंड थैंक यू वेरी मच कि तुम लोगों ने यार इतनी देर तक मुझे सुना। रियली लव यू। और मैं चाहता हूं तुम इतना आगे बढ़ो, इतना ऊंचाई पे पहुंचो कि जिस शहर में तुम रहो उसमें तुम्हारे नाम से जान जाए। वो लेवल तुमको छूना है। अपना नाम रोशन करो, पेरेंट्स का नाम रोशन करो। तुम डिजर्व करते हो बेटा, इतनी मेहनत जो तुम करते हो, यू डिजर्व द सक्सेस, और तुम्हें जरूर मिलेगी। चलो, तुम्हारे को भूख लग रही होगी, फिर तुम्हारी क्लासेस भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर दोबारा जल्दी मुलाकात करेंगे। घबराना मत, मैं खड़ा हूं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि न झुकने दूंगा, न रुकने दूंगा, न थकने दूंगा। ठीक है? कभी भी ज्यादा याद आने लग जाए तो मेंटर को मैसेज कर देना कि सर को बोल दो कि याद आ रही है, सेशन रखो। सेशन रख लेंगे, चाहे आधे घंटे का ही रख लेंगे। ओके? कोई भी प्रॉब्लम है मेंटर को लिखो, मैं बताऊंगा सॉल्यूशन। ओके, तो टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हाँ, आखिरी, गर्मी बहुत है, पानी वानी ढंग से पीना भाई, हमें बहुत लंबा चलना है, बीमार नहीं होना है आप में से किसी को भी। ठीक है? पूरा पानी का ध्यान रखो और ठंडे गर्म का भी ध्यान रखो।